Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 13 Heritage of India. Dear student, आप जानते हैं कि हमारा जो Heritage of India चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं. हमने 4 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए हैं. टुडे वी विल डू दिस चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, जिसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है. सबसे पहले तो क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स. उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए फ्यू लाइंस अबाउट द मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई. मदुरई के अंदर जो मीनाक्षी टेम्पल है उसके बारे में कुछ लाइनें लिखनी है. क्या है क्वेश्चन, राइट ए फ्यू लाइंस अबाउट द मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई. मदुरई के अंदर जो मीनाक्षी टेम्पल है उसके बारे में कुछ लाइंस लिखनी है. आंसर क्या आएगा, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर. जो मीनाक्षी टेम्पल है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साउथ इंडियन आर्किटेक्चर का. Every inch of the Meenakshi temple consists of figures of gods, goddesses, human beings and animals. क्या कह रहा है कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये साउथ इंडियन आर्किटेक्चर का. और जो ये टेम्पल है इसके हर एक इंच पर, चाहे इसके अंदर जो 12 मंजिलें हैं उन हर एक मंजिल के अंदर हर इंच पर क्या है, फिगर्स बनाए हुए हैं, चित्र बनाए हुए हैं देवियों के, देवताओं के और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के. तो आंसर क्या है बेटा, थोड़ा बड़ा है लेकिन हमें समझना है ये. इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर. ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका, साउथ इंडियन आर्किटेक्चर का. Every inch of the Meenakshi temple consists figures of gods, goddess, human beings and animals. जो मीनाक्षी टेम्पल है उसके हर एक इंच पर किसके फिगर बने हुए हैं, उस गॉड्स के, देवताओं के, गोडेसेस देवियों के और ह्यूमन बींग्स मनुष्य के और एनिमल्स के. इन सारी चीज़ों के यहाँ पर फिगर्स बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं. तो इसके अंदर बड़ी बड़ी जो स्पेलिंग्स है मैं वो आपको रिपीट कर देती हूँ. इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल की स्पेलिंग क्या होगी, EXAMPLE, एग्जाम्पल ऑफ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर की क्या होगी, ARCHITECTURE. दोबारा रिपीट करती हूँ, ARCHITECTURE, आर्किटेक्चर. Every inch of Meenakshi temple consists, CONSISTS, consists of figures, FIGURES, figures of gods, goddesses, 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 human beings, HUMANBEINGS, human beings, and animals, ANIMALS, animals. बेटा एक बार इस आंसर को मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ अगर किसी का अच्छे से समझ नहीं आया हो तो. इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साउथ इंडियन आर्किटेक्चर का. क्या है बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मीनाक्षी टेम्पल. एवरी इंच ऑफ द मीनाक्षी टेम्पल कंसिस्ट ऑफ फिगर्स ऑफ गॉड्स, गॉडेसेस, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. जो मीनाक्षी टेम्पल है उसके हर इंच पर फिगर्स बने हुए हैं. उस पूरे मीनाक्षी टेम्पल पर फिगर्स बने हुए हैं किसके, देवियों के, देवताओं के और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के. नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 डालेंगे. एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स इन इंडिया दैट आर ए पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज. जो इंडिया है उसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ पेंटिंग को एक्सप्लेन करना है जो हमारे हेरिटेज का पार्ट है, जो हमारी धरोहर का, इंडिया की धरोहर का पार्ट है. क्या है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स इन इंडिया दैट आर ए पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज. एक्सप्लेन करना है इंडिया के अंदर 2 प्रकार की पेंटिंग्स का जो इंडिया की धरोहर है. 2 प्रकार की पेंटिंग्स का एक्सप्लेन करना है. आंसर डालेंगे, हेडिंग नंबर 1 डालेंगे वॉल पेंटिंग्स. दीवार पर जो पेंटिंग्स होती हैं वो इंडिया के अंदर कहाँ है.
The paintings at the Ajanta and Ellora caves are the best example of ancient wall painting. वॉल पेंटिंग का मतलब तो आप उससे समझ गए हैं कि वॉल का मतलब होता है दीवार और पेंटिंग का मतलब चित्रकारी। उसके बाद वॉल पेंटिंग इंडिया के अंदर क्या है, कहाँ है? द पेंटिंग्स एट द अजंता एंड एलोरा केव्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एंशियंट वॉल पेंटिंग। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उनके अंदर जो पेंटिंग की हुई है दीवारों पर, वो बहुत अच्छा पुरानी पेंटिंग का, प्राचीन पेंटिंग का एग्जाम्पल है, प्राचीन वॉल पेंटिंग का। तो अजंता की स्पेलिंग AJANTA अजंता एंड एलोरा ELLORA एलोरा caves are the best example of ancient ancient wall paintings। तो वॉल पेंटिंग्स बेटा हमारा हो गया है। सेकंड जो पेंटिंग का टाइप है वो हमारा है मिनिएचर पेंटिंग्स। तो सेकंड हेडिंग डालेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा सेकंड जो पेंटिंग का एग्जाम्पल है वो कौन सा है? मिनिएचर पेंटिंग्स। MINIATURE मिनिएचर PAINTINGS पेंटिंग्स। Miniature paintings are executed on a very small scale for books or albums on perishable materials such as papers and clothes। जो हमारी मिनिएचर जो पेंटिंग है वो किस पर होती है? स्मॉल स्केल पर होती है। बुक में हो सकती है, एल्बम्स में हो सकती है, या फिर पर्सिबल जो मटेरियल है हमारे जैसे पेपर या क्लोथ्स पर भी मिनिएचर पेंटिंग होती है। एग्जाम्पल के रूप में इंडिया के अंदर इस प्रकार की पेंटिंग कौन सी है? राजस्थानी एंड पहाड़ी पेंटिंग्स। तो आंसर क्या लिखेंगे? मिनिएचर पेंटिंग्स। Miniature are executed on a very small scale for books or albums on perishable materials such as paper and clothes। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है? राजस्थानी एंड पहाड़ी पेंटिंग्स। इंडिया के अंदर राजस्थानी और जो पहाड़ी पेंटिंग है वो किस प्रकार की पेंटिंग है? मिनिएचर पेंटिंग्स है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। बेटा ये चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्लास में हम उस चैप्टर को रीड करेंगे। सो थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 13 हेरिटेज ऑफ इंडिया। थैंक यू स्टूडेंट्स। Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th, and previous class we have done our exercise 6.1. Now we do our exercise 6.2. In this exercise we have some divisibility rules. तो बेटा इसमें हमें देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर 2 से 3 से 5 से 10 से 4 से और अदर नंबर से डिविजिबल हो जाता है। तो इसके लिए कुछ रूल्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट divisibility rule, and our first rule is divisibility by 2। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होगा? ए नंबर हैविंग 0, 2, 4, 6 एंड 8 एट वंस प्लेस। अगर किसी भी डिजिट के नंबर के पीछे वंस प्लेस पर या लास्ट में भी बोल सकते हैं वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 से कोई नंबर डिविजिबल कब होगा? इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर जो हमारे पास नंबर दिया गया उन डिजिट को हम आपस में प्लस करते हैं और वो जो प्लस करने के बाद वो आता है, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो हमारा वो क्वेश्चन जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 4। अगर कोई नंबर 4 से कब डिवाइड होगा? इफ ए नंबर फॉर्म बाय वंस एंड टेंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर उसके वंस प्लेस और टेंस प्लेस जो डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी तो गिवन नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 5। ए नंबर हैविंग 0 एंड 5 एट वंस प्लेस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। अगर कोई भी नंबर हमारे पास दिया है और उसके लास्ट में मतलब वंस प्लेस पे 0 और 5 है तो वो क्या होगा? हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो साथ में इनके एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे 840 दिया था, 4 से डिवाइड करने के लिए 40 होता है। एंड ऐसे ही हमारे पास 325 लास्ट में हमारे वंस प्लेस पे 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 6 से डिवाइड कब होगा? इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। अगर कोई नंबर हमारे पास गिवन है
वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तभी वो नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। एग्जाम्पल दिया है 6324। ओके स्टूडेंट, हाउ डिजिबिलिटी बाय 7 से डिजिबल का बेटा, ये 7 से 8 9 एंड 10 ये डिजिबिलिटी रूल हम आपको कल बताएंगे। आज हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये हमारे रूल पर डिपेंड करते हैं, डिजिबल बाय 2, डिजिबल बाय 3 एंड डिजिबल बाय 5। तो आज हमने आपको जो कराए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। सो और फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिजिबल बाय 2, इनमें से कौन से जो नंबर है 2 से डिवाइड होंगे और कौन से नहीं होंगे। जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे आप यस लिख देंगे और जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो आप नो लिख देंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, ए पार्ट दिया है हमारे पास 8 मतलब बेटा देखिए जो 8 है वो हमारे 2 की टेबल में आता है तो ये इजीली डिवाइड होगा, तो हम इसका आंसर लिख देंगे यस। नाउ सेकेंड है हमारे पास 3, ई पार्ट है हमारे पास 378। तो बेटा हमारे जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस पे देखो 8 है, अगर वंस प्लेस पे 0 2 4 8 आता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका आंसर भी होगा यस। नाउ आई पार्ट है हमारे पास 1358, यहाँ पर 8 है लास्ट में वंस प्लेस पे, इसका मतलब ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर सपोज करें यहाँ पे हमारे पास 9 है तो यहाँ पर 9 आने पर 9 2 की टेबल में नहीं आता तो ये 2 से डिविजिबल बाई नहीं होगा, तो हम आंसर लिख देंगे नो। अभी क्वेश्चन में हमारा 8 था तो ये डिविजिबल है 8, तो हमारा आंसर होगा यस। जो हमारी डिजिट है 1000 नंबर है 1358 2 से डिविजिबल है। नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 3। अब हमें देखना है कि ये जो नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 से डिविजिबल है या नहीं इसका चेक करने के लिए बेटा जो डिजिट हमारे पास दी जैसे 36, तो हम 36 को पहले आप 3 और 6 को प्लस करें तो 3 और प्लस 6 क्या आ गया हमारे पास 9। जो 9 है वो 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है हमारा 36 भी क्या डिविजिबल होगा 3 से, यस। तो हमारा आंसर आएगा यस। ऐसे ही हमारे पास है आई है 5160, तो बेटा हम इसमें आंसर में इसको प्लस करके देंगे, जैसे 5 में 1 को प्लस किया, फिर 6 को प्लस किया और 0 को प्लस किया, इनको प्लस किया तो हमारा आंसर आ रहा है 12, और जो 12 है वो 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 5160 भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा, यस। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर के, एंड क्वेश्चन नंबर के में हमारे पास डिजिट है 7 + 1 + 8 + 5 + 7। तो अब हम इन सबको प्लस करके देखेंगे डिजिट को आपस में क्या आंसर आता है हमारा। देखिए बेटा 7 में 1 प्लस किया 8, 8 में 8 प्लस किया 16, 16 में 5 प्लस किया 21, 21 में 7 प्लस किया 28। तो जो हमारे पास टोटल आया वो 28 है। 28 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 की टेबल में नहीं आता, तो हमारा 71,857 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हमने लिख दिया नो। नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डिविजिबल बाय 5। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि कौन कौन से नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। तो बेटा देखिए 5 से डिविजिबल कब होंगे, जब हमारे वंस प्लेस पे 0 या 5 डिजिट होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए पार्ट है 61, इसके 1 प्लेस पे है 1, वो 5, तो 0 और 5 होगा तो ही वो नंबर 5 से डिवाइड होता है, तो हमारा आंसर होगा नो। 61 जो हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है। नाउ अवर डी पार्ट इज 820, जो 820 है हमारे पास, इसके लास्ट में वंस प्लेस पे क्या है 0, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम लिख देंगे यस। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85,169, इसके वंस प्लेस पे क्या है 9, और डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर वंस प्लेस पे 0 या 5 है तो ही वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, तो ये भी हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3 एंड 5, एंड यू कैन डू योर रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। वो आपका होमवर्क है, रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Hello students of 5th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our word meanings and its exercise. Exercise A, B, C and D. Now in this class, we will start our E, F and G exercise, our question answer. So let's start. Part E. Answer the following question in 1 or 2 words. हमें 1 और 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हु वाज प्रोफेसर जी.एच. हार्डी। प्रोफेसर जी.एच. हार्डी कौन थे? तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रोफेसर जी.एच. हार्डी कौन थे? मैथमेटिशियन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्या थे वो? मैथमेटिशियन थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु सेंट मिस्टर हार्डी एन एनवेलप। मिस्टर हार्डी को एनवेलप किसने सेंड किया था? तो किसने किया था? श्रीनिवास रामानुजन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, whom did प्रोफेसर हार्डी कंसल्ट अबाउट रामानुजम्स वर्क। रामानुजम्स वर्क के बारे में प्रोफेसर हार्डी ने किससे कंसल्ट किया था? तो किससे किया था? हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिटिल वुड से कंसल्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज इन द एनवेलप। एनवेलप में क्या था? लार्ज एनवेलप विद इंडियन स्टैम्प्स ऑन इट। लार्ज एनवेलप था और एक इंडियन स्टैम्प्स के साथ था। व्हेन ओपनड इट ही फाउंड्स शीट्स ऑफ पेपर। जब इसे ओपन किया गया तो ये इसमें क्या पाया गया? बहुत सारी ओपन शीट्स पाई गई। क्वेश्चन नंबर एंड हमारा पार्ट एफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, why did Ramanujan send a few the theorems to प्रोफेसर हार्डी। क्यों सेंड किए थे उसने? तो आंसर है बिकॉज द पेपर्स हैड मैनी थ्योरम्स विद नो प्रूफ। बिकॉज उसमें क्या थी? थ्योरम्स थी और उसका कोई प्रूफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डिड प्रोफेसर हार्डी एंड लिटिल वुड डिसाइड अबाउट रामानुजम। क्या डिसाइड किया उन्होंने दोनों ने मिलकर? तो आंसर क्या हो जाएगा, दे हैड डिसाइडेड दैट वी हैव कॉल दिस ब्रिलियंट मैन राइट हेयर। उन दोनों ने डिसाइड किया कि उस ब्रिलियंट मैन को क्या करना चाहिए, अभी की अभी बुलाना चाहिए। लेकिन वो ब्रिलियंट पर्सन क्या हो चुकी थी? उसकी डेथ हो चुकी थी बहुत साल पहले। एंड स्टूडेंट्स, इस एफ पार्ट के हमारे 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आज नहीं होंगे, वो हम कल करवाएंगे। एंड लेट्स स्टार्ट अवर पार्ट जी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डिड इंग्लैंड रिसीव रामानुजम। इंग्लैंड ने रामानुजम को इंग्लैंड ने कैसे रिसीव किया था? तो आंसर है, इंग्लैंड गेव रामानुजम्स ए रेयर ऑनर। इंग्लैंड ने रामानुजम को क्या दिया था? एक जिसको बहुत कम रेयर सम्मान होता है वो दिया था, जो कि बहुत कम मिलता है। द रॉयल सोसाइटी इलेक्टेड हिम ए फेलो एज ऑफ 30। इंग्लैंड गेव अ ग्रेट रेयर, सो द इंग्लैंड गेव अ ग्रेट एयर ऑफ रामानुजम। तो क्या हुआ था? उसको रॉयल सोसाइटी है उसके द्वारा इलेक्टेड किया गया था और उसके साथियों के द्वारा भी उसको चुना गया था। इसलिए इंग्लैंड ने उसको बहुत अच्छा सम्मान दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, व्हाट आवर्स वर कन्फर्ड ऑन रामानुजम्स इन इंग्लैंड। क्या मिली थी? कौन सा सम्मान मिला था उसको? तो ए रेयर और वर कन्फर्ड ऑन द रामानुजम्स इन इंग्लैंड। रेयर सम्मान मिला था उसको, बहुत ही कम मिलने वाला सम्मान, जो कि बहुत कम लोगों को मिलता है, वो सम्मान उसको मिला था किसमें? इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डिड रामानुजम डाई। रामानुजम की डाई कैसे होगी, डेथ कैसे हुई थी उसकी? तो आंसर है, अनलकीली, बदकिस्मती से ही बिकेम इल। वह क्या हो गया था? बीमार हो गया था। इन इंग्लैंड में। एंड ही रिटर्न टू इंडिया इन 1990। और वो इंग्लैंड से वापस आ गए जब वो बीमार हो गए थे। कब? 1919 में। एंड एज लक वुड हैव इट ही डाइड ऑन अगस्त 20 अगस्त 1920। और अनलकीली उनकी डाइड हो गई कब?
20 अगस्त 1920 में। सो स्टूडेंट्स, हमारे जो 2 क्वेश्चन लेफ्ट है वो हम कल करवाएंगे, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आंसर राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Good morning students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. Welcome to our YouTube channel. So students, let's we start our science classes. Today we will start with class 5th and we will do question answer of chapter 8. In our previous video we have completed our question first, second and third, and today we will do remaining question of this chapter. So let's we get start. और 4th क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, वातावरण क्या होता है, व्हाट डज इट कंप्राइज ऑफ, और इसमें क्या क्या शामिल होता है, ओके, क्या क्या कंटेन करता है। और आंसर इज़ एटमॉस्फेयर द लेयर ऑफ एयर डेट सराउंड्स द अर्थ। जो लेयर अर्थ के सराउंड, अर्थ के चारों तरफ एयर की जो लेयर है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। और इसमें क्या क्या होता है, इट कंप्राइजेज ऑफ 78% नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेज होती है। और इसके अलावा भी वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so let's we revise. The layer of air that surrounds the earth is called atmosphere. It comprises of 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases. Now our next question 5th is mention the 3 ways in which we can purify water. आपको 3 ऐसे methods बताने हैं जिसमें आप water को purify कर सकते हो। The answer, there are 3 purification methods that you can use to make your water safe for drinking. यहाँ पे 3 methods हैं जिसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, वाटर को सेफ बना सकते हो ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए। ओके, सो फर्स्ट इज़ फिल्ट्रेशन, सेकंड इज़ डिस्टिलेशन एंड थर्ड इज़ क्लोरिनेशन। ये 3 मेथड हैं जिसका यूज़ करके आप क्या करते हो, वाटर को प्योर कर लेते हो और वो वाटर कैसा हो जाता है, सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ओके, लेट्स वी रिवाइज। देयर आर 3 प्योरिफिकेशन मेथड्स दैट यू कैन यूज टू मेक योर वाटर safe for drinking. First is filtration, second is distillation and third is chlorination. Okay, now students, our next question 6th is what are the different ways in which we can remove insoluble impurities from water. आपको क्या बताना है, अलग अलग तरीके बताने जिससे आप insoluble impurities को वाटर से रिमूव कर सकते हो। ओके, so our answer is there are 3 ways to remove insoluble impurities from water. यहाँ पे 3 ways हैं जिससे आप insoluble impurities को water से अलग कर सकते हो। First is sedimentation, second is decantation and third is filtration. Okay, तो फर्स्ट है सेडिमेंटेशन। उसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ इम्प्योरिटीज़ एट द बॉटम। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, वो बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है, नीचे बैठ जाती है बॉटम के अंदर। नेक्स्ट इज डिकेंटेशन, प्रोसेस ऑफ पोरिंग वाटर आफ्टर सेडिमेंटेशन, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, सेडिमेंटेशन के बाद जो वो क्लीन वाटर होता है उसको किस में डाल देते हैं, दूसरे कंटेनर में पोर कर देते हैं। ओके, ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ए फिल्टर पेपर एक्ट्स एज लाइक अ सीव। जो फिल्टर पेपर होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एक्ट लाइक अ सीव, एक छलनी की तरह एक्ट करता है। एंड वाटर इज पास थ्रू इट, और इसमें से वाटर क्या हो जाता है, पास हो जाता है सीव के अंदर से। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स वी रिवाइज दिस क्वेश्चन। देयर आर 3 ways to remove insoluble impurities from water. यहाँ 3 insoluble impurities को वाटर से रिमूव करने के लिए 3 methods हैं। फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन, सेकंड इज डिकेंटेशन एंड थर्ड इज फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ इम्प्योरिटीज एट द बॉटम। बॉटम में इम्प्योरिटीज क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। नेक्स्ट इज डिकेंटेशन, प्रोसेस ऑफ पोरिंग वाटर आफ्टर सेडिमेंटेशन।
सेडिमेंटेशन के बाद जो क्लीन वाटर होता है उसको दूसरे कंटेनर में डालते हैं, उसको क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। इन दिस प्रोसेस, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है फिल्ट्रेशन में? इन दिस प्रोसेस फिल्टर पेपर एक्ट्स एज अ लाइक अ सीव। जो फिल्टर पेपर होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है? सीव की तरह, जो छलनी होती है उसकी तरह। एंड वाटर इज पास थ्रू इट, और इसमें से क्या हो जाता है? वाटर पास हो जाता है। स्टूडेंट्स, आवर ऑल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज completed. You will write in your fair notebook of science, okay, and learn also. Friends, today we will read our new topic, purifying drinking water. Drinking water को प्योरीफाई कैसे करते हैं? ऑन पेज नंबर 93 पे, ओके। कंटेमिनेटेड वाटर में कंटेन जर्म्स। जो दूषित पानी होता है उसमें क्या होता है? कीटाणु होते हैं। एंड स्प्रेड्स डिसीज, और उससे क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। इट इज़ असेंशियल टू ड्रिंक क्लीन वाटर। ये ज़रूरी होता है कि हम साफ पानी पिए। वी कैन प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर बाय बॉइलिंग। हम प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर को? बाय बॉइलिंग, उबाल कर, थ्रो डिस्टिलेशन एंड ऑल्सो क्लोरिनेशन। ये बॉइलिंग, डिस्टिलेशन एंड क्लोरिनेशन करके हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। बॉइलिंग, द सिंपलेस्ट वे ऑफ प्योरीफाइंग वाटर इन हाउस होल्ड्स इज टू बॉइल इट फॉर 10 मिनट्स। क्या करते हैं हम बॉइलिंग में? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है बॉइल करने वाला जो मेथड है, सबसे सिंपलेस्ट है वाटर को प्योरीफाई करने का घर पे, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसको करने के लिए? 10 मिनट तक आप वाटर को बॉइल कर सकते हो अपने घर पे। दिस विल किल द जर्म्स एंड मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। इससे क्या होगा? जो जर्म्स होंगे वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, और जो पानी होगा वो सेफ हो जाएगा ड्रिंकिंग के लिए। व्हेन इट कूल डाउन इट शुड बी स्टोर इन क्लीन बोटल्स और कंटेनर्स एंड कवर दैम। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हो? इसको स्टोर करके रख सकते हो बोतल में डाल के, कंटेनर में डाल के, और इसको कवर करके ऊपर से ढक के रख सकते हो। नेक्स्ट इज क्लोरिनेशन। दिस इज मेथड टू प्योरीफाई वाटर बाय एडिंग क्लोरीन। क्लोरीन को ऐड करके इस वाटर को प्योरीफाई कर सकते हो। क्लोरीन इज एडेड टू वाटर विच किल जर्म्स। क्लोरीन को ऐड करते हैं जब हम पानी में, तो उससे क्या हो जाएगा? जर्म्स किल हो जाते हैं एंड मेक द वाटर प्योर। और जो जर्म्स है, जब कीटाणु मर जाएंगे तो वाटर कैसा हो जाता है? प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। दिस मेथड इज यूज इन हाउसेज एंड रेजिडेंटल कॉलोनीज। ये मेथड कहाँ पे यूज़ किया जाता है? घरों में, और जो भी आवास है जहाँ पे कॉलोनीज वगैरह है उन सभी में। टू क्लीन वाटर इन द ओवरहेड टैंक्स। और वाटर जब क्लीन हो जाता है तो जो ज़मीन से ऊपर जो टैंक बनाए हुए होते हैं उसमें इसको कलेक्ट किया जाता है। वाटर फाउंड इन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर इज़ नॉट फिट। जो अलग अलग सोर्सेज से हमें वाटर मिलता है, पानी मिलता है अलग अलग स्रोत से, वो फिट नहीं होता पीने के लिए फॉर डायरेक्ट कंजप्शन। उसका उपभोग हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। इट नीड्स प्योरिफिकेशन बिफोर बीइंग पंप फॉर डोमेस्टिक पर्पस टू टाउन्स एंड सिटी। टाउन्स और सिटीज़ में भेजने के से पहले इसको क्या किया जाता है? प्योरीफाई किया जाता है, फिर इसको पंप किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ प्योरीफिकेशन इन्वॉल्व्स सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है प्योरीफिकेशन में? सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और क्लोरिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो मडी वाटर है, जो गंदा पानी है, वो है, उसको हम क्या करते हैं? सेडिमेंट करते हैं, उसको रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, और उसकी जो मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। सेडिमेंटेशन के बाद जो ऊपर वाला जो साफ़ पानी है, क्लीन वाटर है, उसको हम अलग से डिकेंटेशन कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इसको छान रहे हैं। सेडिमेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन करने के बाद इसमें कुछ दवाइयाँ डाली जाती है, क्लोरीन टैबलेट्स। क्लोरीन टैबलेट्स के बाद क्या हो जाता है? ये वाटर पोर्टेबल हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है, ठीक है। फिर इसको टैप्स में आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। ये कौन सा वाटर होता है? पोर्टेबल वाटर। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज completed. Now we will do matchups of this chapter. First is aircrafts fly in this region. Aircrafts कौन से रीजन में फ्लाई करते हैं? कौन सी लेयर होती है जिसमें फ्लाई करते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज एल्टीट्यूड। टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे जैसे ऊंचाई क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। तो कब होता है ऐसा? मीजोस्फीयर में, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम 90 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। कौन एक्सटेंड है? किसकी ऊंचाई है ये? ठीक है, ये है थर्मोस्फीयर की। इट इज़ द साइट वेयर ऑल वेदर टेक्स
वेदर टेक प्लेस, कौन सी साइट है जहाँ पे मौसम चेंज होता है, वेदर में चेंजमेंट होती है, तो कौन सी लेयर होती है, ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। नेक्स्ट इज इट हैज़ वेरी थिन लेयर ऑफ एयर, वेरी थिन लेयर ऑफ एयर कहाँ होती है, सबसे लास्ट वाली जो हमारी लेयर है एटमॉस्फेयर की, एक्सोस्फीयर, उसमें। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, डैश इज यूज्ड इन मेकिंग लाइट बल्ब, लाइट बल्ब किससे मिलके बने होते हैं, आर्गन से, ठीक है। नेक्स्ट, सब्सटेंस दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड, जो सब्सटेंस वाटर को पॉल्यूट करते हैं, कौन करते हैं, इम्प्योरिटीज, अशुद्धतियाँ। लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड, जो लेयर, एयर की जो लेयर अर्थ के सराउंड्स होती है, अर्थ के चारों ओर होती है, उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ डैश वाटर इज पास थ्रू इट सीव, कौन सी प्रोसेस है जिसमें वाटर सीव से, छलनी से पास किया जाता है, कौन सी प्रोसेस है, डिकेंटेशन, ठीक है। इसमें सेडिमेंटेशन के बाद आप क्या करते हो, डिकेंटेशन करते हो, सीव से वाटर को पास करते हो। द इम्प्योरिटीज दैट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड, जो इम्प्योरिटीज वाटर में डिजोल्व हो जाती है उसको क्या कहते हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, ठीक है, जो घुल जाती है। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको जो करेक्ट लगता है इसमें से आप वो चूज करके उस पर टिक करोगे। द प्रोसेस ऑफ सेटल डाउन ऑफ इम्प्योरिटी, जिस प्रोसेस में इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो जाती है बॉटम में, वो कौन सी प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज स्पेस शटल्स ऑर्बिट इन दिस रीजन, जो स्पेस है वो कौन से ऑर्बिट में जाते हैं, थर्मोस्फीयर जो लेयर है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर कलेक्टेड बाय दिस प्रोसेस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, कौन सी फॉर्म है, जो प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर की, डिस्टिलेशन, जो डिस्टिलेशन से हमें वाटर मिलता है वो कैसी फॉर्म होती है, वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म। द प्रोसेस इन विच वी स्लोली पोर क्लीन वाटर इन अनदर कंटेनर आफ्टर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के बाद हम दूसरे बर्तन में जो क्लीन वाटर है उसको डालते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिकेंटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज गैस विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, कौन सी गैस है जिससे आग नहीं लग सकती, बर्निंग में सपोर्ट नहीं कर सकती है, कौन सी है, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन, विच वन इज नॉट द लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, इसमें से आपको बताना है अर्थ के एटमोसफेयर की कौन सी लेयर नहीं है। तो जो हमारी 3 लेयर्स हैं, ये ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर हैं, बट जो जीरोस्फियर है ये नहीं है। तो आवर करेक्ट आंसर इज जीरोस्फियर। विच गैस इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस रिक्वायर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड। विच वन इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर हैज वेट, ये तो है, ठीक है, 3 कंडीशंस हैं। और जो एयर ये वाली है थर्ड, एयर इज कलरफुल, एयर का कलर होता है, नहीं होता, तो दिस इज रॉन्ग। वाटर इज नॉट यूज फॉर, वाटर को यूज किस में नहीं करते हैं, कुकिंग, इरिगेटिंग फार्म्स, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों में हम करते हैं वाटर का यूज़, बट किस में नहीं करते, वॉकिंग, चलने में वाटर का यूज़ नहीं होता। विच इज़ नॉट अ वे टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी फ्रॉम वाटर, इसमें से आपको बताना है कौन सा तरीका नहीं है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को वाटर से अलग करने का, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन। जो डिस्टिलेशन है वो मेथड नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, और एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड, यू विल फिल इन योर बुक। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही हूँ कक्षा 5वीं का पाठ 8 दोहे। यहाँ कुछ दोहे दिए गए हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये दोहे किसने लिखे हैं और किस बारे में लिखे हैं। भक्त कवि कबीर ने हिंदू मुसलमान का भेदभाव मिटाकर हिंदू संतों और मुसलमान फ़कीरों का सत्संग किया था। उनसे जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उसे उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से हम सबके सामने रखा। उनकी भाषा सदूकड़ी है। इसमें पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, राजस्थानी आदि कई बोलियों का मिश्रण है। कई बोलियां मिला के उन्होंने जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं, सदूकड़ी भाषा। ठीक है, तो पहले हम ये दोहे पढ़ने से पहले शब्दार्थ करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तिमिर
अंधकार, रवि सूर्य, कुमति बुरी बुद्धि, शीतल ठंडा, सुमति अच्छी बुद्धि या अच्छा स्वभाव, अति अत्यधिक, लोभ लालच, अभिमान घमंड, बानी वाणी, आपा अपना अस्तित्व या होश, खोए खोना, औरन दूसरों को, गो गाय, गज हाथी, बाजी घोड़ा, धूरी धूल। अभी हम दोहे शुरू करते हैं। तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान। यहाँ कवि कह रहा है कि सूर्य को देखते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। तिमिर अंधकार, रवि सूर्य को देखते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। कुमति गई गुरु ज्ञान, और गुरु का ज्ञान प्राप्त होने पर बुरी जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। सुमति गई अति लोभ ते, जो अच्छी बुद्धि है वो लोभ से नष्ट हो जाती है, लोभ करने से। और भक्ति गई अभिमान, और अभिमान करने से भक्ति नष्ट हो जाती है। अगला दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। कवि कह रहा है कि हमें ऐसी मीठी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का अहंकार, आपा अहंकार खत्म हो जाए। आपा यानी अहंकार। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी जो दूसरों को भी सुख प्रदान करे और हम भी सुखी हो जाएं। आगे है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कवि कह रहा है कि अति का भला न बोलना, अत्यधिक बोलना भी अच्छा नहीं रहता। अति की भली न चुप, और अत्यधिक चुप रहना भी अच्छा नहीं रहता। अति का भला न बरसना, जिस तरह से अधिक बरसना अच्छा नहीं रहता, अति की भली न धूप, और अधिक धूप भी अच्छी नहीं रहती, उसी प्रकार अधिक बोलना और अधिक चुप रहना भी अच्छा नहीं रहता। कहने का भाव यह है कि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। गोधन गजधन बाजीधन और रतनधन खान। कवि कह रहा है कि गऊ भी धन है, हाथी भी धन है, घोड़े भी धन है, और जो खान में प्राप्त होते हैं वो रतन भी धन है। जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। जब संतोष धन प्राप्त हो जाता है तो सब जो धन है वो सभी धूल के समान लगने लगते हैं। दया, जहाँ दया वहाँ धर्म है। कवि कह रहा है कि जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है। जहाँ क्रोध तह काल है, और जहाँ क्रोध है वहाँ काल यानी मृत्यु है, और जहाँ क्षमा तह आप, और जहाँ क्षमा है वहाँ तृप्ति है। तो बच्चों ये मैंने आपको दोहे पढ़ाए हैं, आपकी समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको शब्दार्थ भी पढ़ाए हैं। आप सभी को जो है ना शब्दार्थ जो मैंने कराए हैं वो अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. I am Poonam. Today we practice in Notepad. Today we work in Notepad. First of all, write the step to start Notepad. First of all, write the step to start Notepad. Notepad start कैसे करते हैं? First step is start button. First step क्या होगा? Start button. Second step all program. Third step accessories. And last step Notepad. Now we start Notepad. This one is the start menu. This one is the start menu. We go to start menu, then all program. Start menu के बाद all program, then accessories और then Notepad. Notepad. This one is the Notepad window. This one is the Notepad window. Topmost bar is the title bar. This one is the title bar. Untitled Notepad. Minimize button right hand side में होते हैं 3 buttons. Minimize button, maximize and restore button and close button. Close button से क्या होगा? विंडो क्लोज हो जाएगी. Maximize से क्या होगा? विंडो दिस वन इज द ये मैक्सिमाइज हो जाएगी, और मिनिमाइज से मिनिमाइज।
This one is the menu bar, file menu, edit menu, format, view and help. This one is the menu bar. फाइल मेन्यू जिसमें डिफरेंट्स मेन्यूज़ होते हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट एंड एग्जिट। नेक्स्ट है एडिट मेन्यू। एडिट में होता है अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, डेट एंड टाइम। फॉर्मेट में वर्ड रैप एंड फॉन्ट। देन है व्यू में स्टेटस बार, देन हेल्प। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू द फाइल मेन्यू, देन save as dialog box is open. Save as dialog box now is open. Then we write file name. We write XYZ. We save a file XYZ. Then क्या करेंगे हम, सेव। यहाँ पे XYZ is the name of the file and a notepad. All students save their name. नेक्स्ट ऑप्शन इज न्यू। नेक्स्ट ऑप्शन क्या करेंगे हम, यहाँ पे न्यू क्या करेंगे, जैसे ही हम न्यू करते हैं तो क्या होगा, नया पेज ओपन हो जाएगा, ब्लैंक पेज। नेक्स्ट वन इज ओपन क्या होगा, जो फाइल हमने सेव किया है उसी फाइल को ओपन करने के लिए। जैसे अभी हमने सेव की थी XYZ से, तो हमें XYZ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, देन क्या करेंगे हम, ओपन। नेक्स्ट वन ऑप्शन इज, यहाँ पे होगा प्रिंट। नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रिंट। अगर प्रिंटर अटैच है तो हम क्या करेंगे, फाइल, देन गो टू द प्रिंट। वी सिलेक्ट द प्रिंटर, देन गिव टू द कमांड प्रिंट। सो ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस इन फाइल मेन्यू ऑप्शन। सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फाइल मेन्यू के जो सभी ऑप्शंस हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू की शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+N। Ctrl+N क्या होगी, कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज होती है बेटा ये। नेक्स्ट है ओपन, Ctrl+O। ओपन क्या होगी, Ctrl+O। नेक्स्ट है सेव की क्या होगी शॉर्टकट की, Ctrl+S। सेव की क्या होगी, Ctrl+S। नेक्स्ट क्या है, प्रिंट की, Ctrl+Print। प्रिंट की हो जाएगी Ctrl+P। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।